हाय एवरीवन, मेरा नाम ज़ुबिया फ्रेडरिक है और मैं कारितास पाकिस्तान कराची से हूँ और एज ए कम्युनिकेशन ऑफिसर मैं कारितास में काम कर रही हूँ। और आज की हमारे कैंपेन है मलेरिया और डेंगू के बारे में और हमने हमारे माहिर अमराज डॉक्टर सनागर अली और मिस्टर मंशा नूर को मदद किया है। आज वो हमारे इस कैंपेन के बारे में मज़ीद हमें तफसीलन बताएंगे कि मलेरिया है क्या और इसकी बीमारी की अलामात क्या हैं और अगर हो जाए तो उसके प्रिकॉशंस क्या हैं। और मिस्टर मंशा नूर आज हमें बताएंगे वाटर सैनिटेशन और हाइजीन फॉर ऑल के बारे में कि ये हमारा वॉश प्रोजेक्ट है क्या और इसमें हम किस किस चीज़ के बारे में आगाही दे सकते हैं अपनी कम्युनिटी। तो चलिए हम बात करते हैं मिस्टर मंशा नूर से कैंपेन के बारे में। तो मिस्टर मंशा नूर, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक जी। तो आप हमें बताएंगे कि हम किस सिलसिले में आज यहाँ पर जमा हुए हैं और इस कैंपेन का क्या मकसद है? सबसे पहले तो मैं आपको कारितास पाकिस्तान कराची के बारे में बताना चाहता हूँ। कारितास पाकिस्तान कराची कैथलिक चर्च का इदारा है जो 1965 से पाकिस्तान में काम कर रहा है और हमारा जो बड़ा काम है वो किसी भी कुदरती आफात में लोगों की मदद करना और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ज़रिए भी हम लोगों की मदद कर रहे हैं उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए। आज जो हमारा प्रोग्राम है, जो एक मुहिम हमने अपने वॉश प्रोजेक्ट के अंदर शुरू की है जिस प्रोजेक्ट का नाम है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन फॉर ऑल, और इस प्रोजेक्ट के तहत कारितास पाकिस्तान ने जो है अपनी एक मुहिम का आगाज़ किया जिसको हम कह रहे हैं मलेरिया और डेंगू से बचाव की मुहिम। और इस मुहिम का जो थीम हमने रखा है वो ज़ीरो मलेरिया है, मलेरिया से निजात, मलेरिया और डेंगू से निजात है। और इस मुहिम के ज़रिए हम कम्युनिटीज़ को मुतहरिक कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ में जा रहे हैं, लोगों में शौर और आगाही को बढ़ा रहे हैं कि किस तरह वो मलेरिया और डेंगू से अपने आप को बचा सकते हैं, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं और किस तरह जो है वो अपने इलाके को और अपने घराने को मलेरिया से जो है वो बचा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर कारितास मुख्तलिफ बस्तियों में जो है वो काम कर रहा है और जहाँ पे हम मुख्तलिफ हाइजीन के सेशन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, साफ़ पानी के हवाले से सेशन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, सफाई और सुथराई के हवाले से सेशन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में आगाही जो है वो फराहम की जाए, उनकी तरबियत की जाए ताकि वो अपने लोगों को जो है वो मुख्तलिफ जो वबाई अमराज हैं ख़ास तौर पर मलेरिया और डेंगू से जो है वो अपने आप को बचा सकें। तो आज की हमारी ये जो पैनल डिस्कशन थी ये भी, इसका भी बुनियादी मकसद यही था कि हम अपनी इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और गुड न्यूज़ टीवी हमारा मददगार बना जिसके ज़रिए आज ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया ताकि ये अवेयरनेस जो है, ये जो आगाही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके और लोग जो हैं वो एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करते हुए इन दोनों बीमारियों से अपने आप को जो है वो बचा सके। तो आएँ कारितास के साथ मिलकर इस मुहिम का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा इस अवेयरनेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसके बारे में आगाह हों, अवेयर हों और अपने आप को मलेरिया और डेंगू से बचा सकें। थैंक यू सो मच मिस्टर मंशा नूर, आपने हमें आगाही दी कि आपका ये कैंपेन चलाने का मकसद क्या है। और इसके साथ साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर सनागर अली IBA से जिनका ताल्लुक़ है, वो हमें बताएंगे कि व्हाट इज़ मलेरिया, अगर मलेरिया हमें हो जाता है उसके प्रिकॉशंस क्या है और प्रिकॉशन से पहले उसके कॉजेज़ क्या हैं कि वो कैसे हो जाता है और किस एज के बच्चों के लिए वो ज़्यादा डेंजरस होता है। तो कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं खुदा का शुक्र है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया, बुलाया मुझे। और जिस तरह मंशा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी कैंपेन के बारे में बताया और मैं समझता हूँ कि मलेरिया और डेंगू के हवाले से वॉश के अंदर काम होना चाहिए। बहुत से मतलब आलमी सतह पे भी वॉश के ऊपर जब मलेरिया और डेंगू की बात आती है तो वॉश के ऊपर, वॉश की जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं कम्युनिटीज़ में, उस पर काम करने के ऊपर बात की जाती है। तो काफ़ी खुशाइंद बात है कि कारितास की तरफ से इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं जब आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप सब जानते हैं मलेरिया एक ऐसी बीमारी है, इन्फेक्शन है कि जो मच्छरों के ज़रिए फैलता है और मच्छरों में भी 40 किस्म की इकसाम हैं जो कि इस मलेरिया जो इन्फेक्शन होता है उसको फैला रहे होते हैं। तो
थोड़ा सा इसमें डिटेल में आपको ये दूंगा कि बज़ाते मच्छर जो है वो खुद पहले उस पैरासाइट से इन्फेक्ट होता है और इन्फेक्ट होने के बाद वो इंसानों में उसकी ट्रांसमिशन करवाता है। तो इस हवाले से जो है वो मच्छर के ज़रिए ये चीज़ फैलती है। हमारे नाज़रीन को आप बताएंगे कि जब वो हमें काट जाता है तो फर्स्ट सिम्टम क्या होता है उसका? सबसे पहली बात ये कि जो विद इन 2 वीक्स यानी 2 हफ्तों के अंदर जो है वो मलेरिया के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो जो निशानियाँ होती हैं, जो बुनियादी निशानियाँ होती हैं मलेरिया की, वो उसमें ये होता है कि तेज़ बुखार आना शुरू हो जाता है और बुखार के साथ कपकपी होती है। तो इसके अलावा कुछ लोगों में उल्टियाँ होती हैं, हरे रंग की उल्टियाँ होती हैं या इस तरह से उल्टियाँ होती हैं, नोज़िया होती है, उसको मतली के आती है उसको। और इस हवाले से ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी अलामात हैं जो कि आप दूसरे इन्फेक्शंस में भी आपको मिलेंगी, लेकिन ये कि प्रीडोमिनेंटली आपको मलेरिया में भी मिलती हैं। तो इसके बाद मुख्तलिफ गाइडलाइंस हैं, WHO की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे आप पता लगाते हैं कि ये कोई आम इन्फेक्शन है, दूसरा कोई इन्फेक्शन है या मलेरिया है। तो उसके ऊपर मज़ीद गाइडलाइंस हैं, उसके ऊपर बात होगी तो उस पर बात खुलेगी। जी, तो बताएंगे इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 हफ्ते, 3 हफ्ते फीवर होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, तो यहाँ पे जैसे 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक डेंगू की बात हो रही है, एक मलेरिया की बात हो रही है। तो दोनों इंतहाई मतलब थोड़े से मुख्तलिफ हैं, दोनों मच्छरों के ज़रिए फैलते हैं। लेकिन इसमें यह है कि जो डेंगू है वो एक डेंगू वायरस है और जो मलेरिया है वो एक पैरासाइट के ज़रिए फैलता है। तो ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हो गई। जहाँ तक निशानियों की बात है, अलामात की बात है, तो जैसे ही जो है मलेरिया के अंदर जिनको ये इन्फेक्शन होता है तो उनमें बुखार पाया जाता है और सर्दी लगती है और कपकपी होती है पेशेंट्स के अंदर या लोगों के अंदर। तो जो दौरानिया होता है उसमें भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जैसे डेंगू और मलेरिया का दौरानिया, इसमें अगर नॉर्मल इन्फेक्शन अपना वक्त ले रहा है तो मलेरिया का 2 हफ्तों का जो है दौरानिया होता है। अगर उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है या ट्रीट किया जा रहा है तो हमें मतलब जहन में ये रखना चाहिए कि 2 हफ्तों तक मलेरिया चल सकता है। इसके अलावा डेंगू का थोड़ा सा मुख्तलिफ है। डेंगू आपका 7 से 8 दिन लेता है अपना पूरा साइकिल जो है उसका पूरा करने में। और डेंगू की जैसे अलामात, मलेरिया की अलामात की बात हुई तो डेंगू की अलामात थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। उसमें तेज़ हड्डी तोड़ बोन ब्रेकिंग फीवर भी उसको कहा जाता है कि हड्डी तोड़ बुखार आ रहा होता है, यानी पूरे जिस्म में दर्द हो रहा होता है और बुखार 105, 104 तक भी चला जाता है। इसके अलावा जैसे तेज़ बुखार के साथ साथ जो चीज़ कपकपी जो मलेरिया में जिस शदीद तरीके से पाई जाती है उस तरीके से डेंगू में पाई नहीं जाती, बल्कि उससे मुख्तलिफ ये होता है कि स्किन पे, जिल्द पे जो है लोगों की वो जो रेड कलर के धब्बे या इस तरह के रैशेस जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो अलामात हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मलेरिया का अंदेशा हो सकता है या डेंगू का अंदेशा हो सकता है। तो इसके बाद जैसे बात हुई दौरानिये के बाद हम बात ये करेंगे कि तशखीस इसकी किस तरह से होती है। जहाँ तक मलेरिया का सवाल है तो WHO की तरफ से ये गाइडलाइन दी गई है कि जब तक जो टेस्ट होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कराते हैं हम, जिसमें हम देखते हैं कि मलेरिया का पैरासाइट आप इंसान के खून में मौजूद है या नहीं है, तो WHO हमें ये कहता है कि जब तक खून में मौजूदगी कंफर्म नहीं हो जाती तब तक इलाज हमें शुरू नहीं करना चाहिए। और जब कंफर्मेशन आ जाती है इलाज शुरू करने के लिए ये चीज़ लाजमी है कि आप टेस्ट करवाएं और उसमें मलेरिया का आना ज़रूरी है। तो इसी हवाले से जहाँ डेंगू की बात होती है तो डेंगू में भी दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक आपका टेस्ट कहलाता है डेंगू NS1 के नाम से। डेंगू NS1 जो है, जो बुखार के 4 पहले शुरुआती दिन होते हैं उसमें वो पॉजिटिव आता है। उसके बाद ये होता है कि चौथे दिन के बाद वो नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। तो उसमें किया ये जाता है कि चौथे दिन के बाद दूसरा टेस्ट होता है जिसमें हम डेंगू सीरोलॉजी के नाम से हम उसको कहते हैं, जिसमें डेंगू IgG या डेंगू IgM के नाम से हम कराते हैं। तो ये पॉजिटिव आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि डेंगू का फीवर एक वो चल रहा है उसमें। मलेरिया या डेंगू ये दोनों मतलब जानलेवा कैसे हैं? सही है। तो पहले जैसे मंशा साहब ने भी बात की कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम एहतियात के ज़रिए होने से रोक सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि हम इलाज के ज़रिए भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में से कोई कि मतलब जो चीज़ अगर हम नहीं कर पा रहे, हम एहतियात भी नहीं कर पा रहे मुख्तलिफ अपने स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए, अगर और उसके बाद ये इन्फेक्शन हो जाता है तो इलाज नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद ये चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेट होती हैं।
जैसे दूसरी बीमारियों की तरह ये इन्फेक्शन भी कॉम्प्लिकेट होता है, और कॉम्प्लिकेट होने के बाद मुख्तलिफ जो औज़ा होते हैं हमारे, उनको अफेक्ट करता है, जिसमें दिमाग भी आ जाता है और जिगर भी आ जाता है। तो वहाँ से फिर वो एक साइकिल शुरू हो जाता है जिसमें चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह से डेंगू में भी है। डेंगू का क्रिटिकल फेज़ होता है। आपने सुना होगा कि उसमें जो सफ़ेद खुलिये होते हैं डेंगू के अंदर, डेंगू में वो इंसान की खून में कम हो जाते हैं। तो जो सफ़ेद खलिए होते हैं डेंगू के अंदर, वो जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए रोकना उनका काम होता है, तो वो ब्लीडिंग रुक नहीं पाती है, तो उसकी वजह से एक हेमोरेजिक फीवर भी उसको कहा जाता है, यानी ऐसा बुखार जिसमें नाक कान इन जगहों से जो है खून आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में ये जो बीमारियां हैं वो मुहल्लिक हो जाती हैं, फेटल हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताएंगे हमें, हमारे नाजरीन को, कि जो दूर दराज रहते हैं बस्तियों में, वो कैसे इस पे काबू पाएं मलेरिया पे, और उनके लिए फ़र्स्ट एड कौन सी ऐसी मेडिसिन होगी कि जिसको वो खाएं या अपने बच्चों को दें कि ये बीमारी जो है मलेरिया वो कंट्रोल में आ जाए। इस पे देखें, जो जहाँ तक मेडिसिन की बात है, तो वो तो बुनियादी तौर पर तशख़ीस की मरून मिन्नत है कि आप पहले तशख़ीस करवाएंगे, और वो भी एक प्रॉपर जो फिजिशियन होगा लाइसेंस्ड, वो करेगा, तशख़ीस होगी, उसके बाद उसका जो इलाज होता है 3 दिन का या मज़ीद जो है जिस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रही होती है बीमारी, उसके हिसाब से इलाज होगा। यहाँ पर जो हम बात कर सकते हैं अपने, जैसे करितास वॉश प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो उसके ऊपर इस तरीके से बात कर सकते हैं कि जो अफजाइश होती है मलेरिया की या डेंगू की, मच्छरों के ज़रिए होती है। तो मच्छरों की जो अफजाइश होती है, जहाँ पे मच्छर बढ़ते हैं या फैलते हैं, वो अमूमन जो है वो जमाशुदा पानी होता है। अब जैसे डेंगू जो है उसके लिए कहा जाता है कि वो साफ़ पानी पे उसकी अफजाइश होती है। जमाशुदा पानी होगा, बाल्टियों में होगा, कहीं पर रास्ते पे खड़ा हुआ है पानी, या मुख्तलिफ जगहों पे भी जहाँ पर भी पानी जमा हो रहा है, वहाँ पे वो मच्छर जो है उनकी अफजाइश हो रही है, डेंगू की अफजाइश होगी, वहाँ से वो फैल के इंसानों को जो है उसमें ट्रांसमिट करेंगे। इसी तरीके से मलेरिया भी जो है गंदा पानी हो गया, या जहाँ पर भी वो पानी जमा हो रहा है, यहाँ पर कीचड़ है, वहाँ पे इस तरह की जो है वो मलेरिया आपका फैलेगा। तो उससे बचने के लिए कुछ बुनियादी तौर पर कुछ तदाबीर जो हैं, जैसे सैनिटेशन आपको अपनी इम्प्रूव करनी है, जैसे सेवरेज वो बेहतर करना है ताकि इन मच्छर वहाँ पे ना पैदा हो सकें, मलेरिया ना फैल सके, डेंगू ना फैल सके। जहाँ पे पानी खड़ा हुआ होता है, चाहे वो साफ़ पानी है या वो मतलब मैला पानी है या जो भी है, कीचड़ है, या फिर जहाँ पे कचरा जमा हो रहा है, वहाँ पे मच्छरों की अफजाइश हो रही है, तो वो आपका डेंगू भी, आप ये छोड़ दें कि पानी साफ़ है या पानी ख़राब है, आपने सिर्फ ये देखना है कि आप कहीं पे भी पानी जमा हो रहा है, आपने खुली बाल्टियाँ छोड़ी हुई हैं, खुले टैंकर्स छोड़े हुए हैं, या रास्ते पे पानी जमा हो रहा है, या कीचड़ रास्ते पे जमा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको शहर की हद तक भी देखनी है, अपने मोहल्ले की हद तक भी देखनी है, घर की हद तक भी देखनी है। और जहाँ पर बात आती है कि इनसे जब इन चीज़ों को इनसे परहेज़ करनी है, इनको नहीं होने देना है, तो फिर जहाँ पर मच्छर पैदा हो जाते हैं वहाँ पर ये बात आती है कि फिर आपने उनको अपने घर में आने से रोकना है, जालियाँ लगानी हैं, और रात को सोते वक्त जो है, जब आप होश में नहीं होते या आप मूव नहीं कर रहे होते, सोए हुए होते हैं, जब आपके ऊपर मच्छर अटैक कर रहे होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जैसे जालियाँ होती हैं, जालियों के अंदर सोना होता है, या पेस्टिसाइड ट्रीटेड जो केमिकली ट्रीटेड जो जालियाँ होती हैं, नेट्स होती हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन आबादियों में जहाँ पे बहुत सारे मच्छर होते हैं, कच्ची आबादियों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनफॉर्मल सेटलमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, गुंजान आबादियाँ जो होती हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मॉस्किटो कॉइल्स होती हैं, और मॉस्किटो रिपेलेंट जो हैं वो फ्लूइड्स या लोशंस होते हैं, वो मुख्तलिफ़ तरीके से वो इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली ये बात यहाँ पे आती है कि सैनिटेशन वॉश, तो ये जो प्रोजेक्ट है उसमें वॉश में वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन की जहाँ पर आती है, तो इसमें जो तीनों कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्टली आपके रिलेट कर रहे हैं मलेरिया की अफजाइश से, मलेरिया के फैलने से, डेंगू के फैलने से, डेंगू की अफजाइश से। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर आपने काम करना है। तो इस हवाले से वॉश प्रोजेक्ट जो है अपना बहुत ही अच्छा किरदार अदा कर सकता है मलेरिया को प्रिवेंट करने में। तो ये तो एहतियाती तदाबीर की वो जो भी लेनी होगी उनके ऊपर बात हो गई। बात एक ये भी हुई थी कि कौन लोग ज़्यादा रिस्क पे है ना, किन किन लोगों को ज़्यादा रिस्क, तो उसमें बात ये आती है कि जिन लोगों को क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, डिजीज़ होती हैं, जैसे
कुछ लोगों को किडनी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों को जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, कुछ लोग स्टीरॉइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, HIV है उनको, तो उसकी वजह से होता ये है कि उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो कम्प्रोमाइज़ होती है। तो क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो उनकी कम्प्रोमाइज़ होती है, ऑलरेडी वो किसी न किसी कंडीशन से वो लड़ रही होती है। तो उसमें ये होता है कि मलेरिया का या डेंगू का जो असर होता है वो शदीद होता है, और इस हवाले से बच्चों में इसका शदीद असर देखा जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो रही होती है। तो ये ऐसे ग्रुप्स हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिनमें जो है वो मलेरिया अपना शदीद असर दिखा सकता है, डेंगू अपना शदीद असर दिखा सकता है। तो इन सारे सीरियस और क्रिटिकल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे बचने के लिए जो पहला स्टेप हमारा प्रिवेंटिव स्टेप जो आता है वो ये कि इन चीज़ों से, इन मलेरिया से, डेंगू से बचा जाए सफाई सुथराई के ज़रिए। तो और जहाँ तक ये कि कोई मेडिकेशंस लेने की बात है तो दो तरह के उसमें चीज़ें आती हैं। एक प्रिवेंटिव मेडिकेशंस भी होती हैं जो कि आप प्रोफाइलेक्टिकली ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल एक सैलाब आया था सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, तो वहाँ पे आप किसी काम के ज़रिए या किसी भी चीज़ के वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे उनको जो है प्रोफाइलेक्टिकली वो मेडिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक सर्टिफाइड जो फिजिशियन हो उसकी इंस्ट्रक्शंस के बाद। और इलाज के ऊपर भी यही बात आती है कि जब तक उस मलेरिया की तशखीस नहीं हो जाती तो तब तक आप उसका इलाज जो है वो स्टार्ट नहीं करेंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी देखा जाता है कि जैसे बहुत सारी मलेरिया की दवाइयाँ हैं जो कि अब अपना असर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रही हैं। तो अगर हम जब इन्फेक्शन नहीं होगा तब इस्तेमाल करेंगे या कम किसी भी उनकी मिकदार कम करेंगे, ड्यूरेशन कम करेंगे, तो ये आगे चल के कम्युनिटी के ऊपर जो है बुरे असरात होंगे इसके, क्योंकि फिर बाद में ये दवाइयाँ असर करना छोड़ देती हैं। तो इस हवाले से जो यहाँ पर जो टेक अवे एक मैसेज है वो ये है कि इस मलेरिया की तशखीस जो है पहले करवाना ब्लड टेस्ट के ज़रिए लाजमी है। उसके बाद उसका जो इलाज होता है 3 दिनों का एक इलाज होता है, या डिपेंड करता है कि कितनी डिजीज़ सीवियर है उसके ऊपर के वो होता है। बाकी जहाँ तक डेंगू की बात है तो डेंगू एक वायरल फीवर है और वो अपना वक्त लेता है, और 4 दिनों का उसका फेब्राइल फेज़ होता है जिसमें बुखार आता है। उसके बाद 2 दिनों में उसका क्रिटिकल फेज़ कहा जाता है, और उन्हीं 2 दिनों में जो आपके सफ़ेद खुलिए होते हैं खून के अंदर वो कम होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो 7वें, 6ठे, 7वें, 8वें दिन पे वो दोबारा बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो एक उसका जो है वो रिकवरी फेज़ होता है। तो इस पूरे अरसे के दौरान जितने मतलब सिम्प्टोमेटिकली जो है वो जो इंसान को जो है वो डील करना होता है, मैनेज करना होता है। तो ये सारी बातें ये तब की कहानी है जब एक बीमारी हो जाती है, लेकिन होने से जो है जब हम इस बीमारी को होने से रोकेंगे तो बहुत हद तक हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। यानी वो मरीज़ अपनी तकलीफ़ से बच जाएगा, और इलाज और मुआवजे पे जो भी पैसा लगता है, जो भी तकलीफ़ कम्युनिटी फ़ेस करती है, फैमिलीज़ फ़ेस करती हैं, या डिज़ीज़ बर्डन बढ़ता है कम्युनिटी के अंदर, इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है पहले स्टेप पे कि हम एहतियाती तदाबीर जो है सैनिटेशन अपनी इम्प्रूव करें, अपना वाटर जो है वो उसका इस्तेमाल जस्टिफाइड वे में करें, और इसके अलावा ज़ाया ना करें, फैलाएं ना उसको, और इसके अलावा जो है हम अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। ये चीज़ जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी हमें बहुत सारी एहतियाती तदाबीर के हवाले से बताया और इसकी मेडिकेशंस के हवाले से भी बताया, लेकिन कारितास का जो बुनियादी वॉश प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी मुहिम का बुनियादी मकसद यही है कि हम लोगों में कोई एहतियाती तदाबीर के हवाले से बताएं, इसके हवाले से कि लोग बीमार ना हों, क्योंकि अगर बीमार होंगे तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बहुत सारे बीमारी का बर्डन भी होगा, मरीज़ को तकलीफ़ भी होगी, और सबसे बढ़कर उस पर पैसे भी जो हैं वो खर्च होंगे। तो कारितास की जो मलेरिया और डेंगू से बचाव की मुहिम है उसका बुनियादी मकसद भी यह 3 बड़े मकासद जैसे मैंने पहले कहा है वो हैं। पहला ये है कि लोगों में इस शौर और आगाही को फैलाना कि वो मलेरिया से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, और कारितास का जो प्रोजेक्ट है साफ़ पानी, सफाई और सुथराई और अफजान सेहत सब के लिए, इन तीनों असूलों को अगर वो मद्देनज़र रखेंगे, अपने घर की सफाई रखेंगे, साफ़ पानी पिएंगे, और पानी अगर उनकी गली में या घर में खड़ा है तो उसको वो फौरी तौर पर उसकी निकासी आप का बंदोबस्त करेंगे, और अफजान सेहत जो चीज़ें हम खाते हैं उनको मक्खियों से, मच्छरों से बचा के रखेंगे, तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं जब हम जो ग़िज़ा हम खाते हैं
उनके ज़रिए भी हमारे जिस्म में जो है वो चली जाती हैं। तो सफाई के हवाले से हमें अपने खाने पीने की चीज़ों को भी जो है वो उनकी हिफाजत भी करनी है और उनको साफ़ सुथरा भी रखना है। और इसी मुहिम के अंदर जैसे मैंने कहा तीन बड़े मकासद हैं। पहला ये है कि लोगों में शौर आगाही पैदा करना, और दूसरा लोगों को एहतियाती तदाबीर के बारे में बताना कि लोग किस तरह इन एहतियाती तदाबीर को, जो डॉक्टर साहब ने भी बताई हैं, और कारितास ने इसके ऊपर एक पोस्टर भी डेवलप किया है जो हम अपनी कम्युनिटीज़ में लोगों को जो है आगाही फराहम करने के लिए देंगे, ताकि वो अपने अपने इलाकों में ख़ास नुमाया जगह पे उसको आवेज़ा करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में आगाही हासिल कर सकें। और तीसरा, कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज़ करना, मुतहरिक करना, ताकि वो कारितास के साथ मिलकर इस मलेरिया बचाओ और डेंगू बचाओ की मुहिम में हमारे साथ मिलकर काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस अवेयरनेस को, इस आगाही को पहुंचाएं कि किस तरह हम अपने लोगों को जो है वो मलेरिया से और डेंगू से जो है वो बचा सकते हैं, ताकि सब लोग जो हैं वो सेहत और तंदुरुस्ती हासिल करें। और जो कारितास की कैंपेन है ज़ीरो मलेरिया से निजात, उसके हवाले से जो है वो हम काम कर सकें। पूरी दुनिया में इस वक्त 3.2 बिलियन लोग जो हैं वो मलेरिया का ख़तरे से दोचार हैं, और तकरीबन 90 से ज़्यादा ममालिक हैं जहां मलेरिया का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। ख़ास तौर पर अफ्रीका के जो ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा मलेरिया की वजह से जो है उनके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है। तो हमें सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने तमाम लोगों को जो है उनकी सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ तवज्जो दें, और उन्हें उस कारितास की इस मलेरिया कैंपेन में हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ शामिल हों और इस मुहिम में इस आगाही को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। हम गुड न्यूज़ टीवी का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो कारितास का पार्टनर बना, ताकि उनके वसीला से हम अपनी इन तमाम बातों को जो है बहुत सारे लोगों तक शेयर कर सकें, उनको बता सकें कि वो किस तरह मलेरिया से बच सकते हैं, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर मलेरिया या डेंगू हो जाता है तो फिर कौन कौन सी हमें मेडिकेशन करनी चाहिए। हमें अपने तौर पर दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जब तक कि हम टेस्ट नहीं करवा लेते, वो डायग्नोस नहीं हो जाता, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, हर कोई जो है वो अपने तौर पर बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है कि आप ये गोली खा लें, आप वो गोली खा लें। तो उससे भी कई दफ़ा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत दफ़ा हमें जो है हमारी सेहत पे उस पर बुरे असरात पड़ते हैं। तो इसलिए अगर मलेरिया है या डेंगू है तो जब तक उसकी तशखीस ना हो जाए, जब तक वो डायग्नोस ना हो जाए, उस वक्त तक आप कोई भी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल ना करें। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो आए सब मिलकर हम एहतियात करें और इस मलेरिया और डेंगू से अपने आप को बचाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सनागर अली कि आपने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई और हमारे नाज़रीन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मुफीद होंगी। और मिस्टर मंशा नूर, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें मलेरिया कैंपेन और वॉश प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी आगाही दी। नाज़रीन, थैंक यू सो मच आपका। अगर आप कारितास के बारे में और वॉश प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें मज़ीद फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल, और हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और हम इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे किसी न किसी कैंपेन के ज़रिए, प्रोग्राम के ज़रिए। थैंक यू सो मच आपका। खुदा हाफ़िज़।